नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल जो सरकार और किसानों के बीच चल रहा है पिछले करीब 42 से 43 दिन से, वो आज हरियाणा के करनाल में सही मायनों में दंगल में तब्दील हो गया, जब करनाल की पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों पर लाठियां बरसा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम को इस किसानों के प्रदर्शन की वजह से कैंसिल कर देना पड़ा। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विधानसभा सीट है करनाल, और वहीं एक गांव में पंचायत का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें किसान बिल के समर्थकों के जुटने की उम्मीद थी, लेकिन बड़ी तादाद में किसान बिल विरोधी प्रदर्शनकारी किसान उस जगह पर पहुंचने की कोशिश में थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और नौबत यह आ गई कि मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम वहां पर रद्द कर देना पड़ा। अब सवाल यह कि जब मामला अदालत में चल रहा है, जब लगातार सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, फिर इस तरीके की परिस्थितियां क्यों हैं? हम आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, इस घटनास्थल पर क्या क्या हुआ। उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आज दंगल में। ये वो मंच है जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कृषि कानून पर बात करने वाले थे। ये वो इलाका है जहां किसानों के साथ सरकार का संवाद था। दौरे से पहले ही किसानों ने काले झंडे दिखाए, कृषि कानून को लेकर नारेबाजी हुई, हेलीपैड के आसपास तोड़फोड़ हुई। हालात बिगड़े तो सुरक्षा बल एक्शन में आए, लाठी भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े। जहां किसानों को संवाद से समझाने की बात हो रही थी, वहां मामला लाठी डंडे तक पहुंच गया। करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। यहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसानों से बातचीत करने वाले थे और उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा समझाने वाले थे। लेकिन तभी वहां पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सैकड़ों किसान पहुंच गए। इन किसानों ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। बीजेपी का मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायकों का कोई प्रोग्राम है जिसमें वो किसानों की बात करने आ रहे हैं और काले कानूनों को ये कहने आ रहे हैं भी ये अच्छे हैं, उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। कहीं भी हरियाणा में बीजेपी की किसान चौपाल या किसान महापंचायत नहीं होने देंगे। सुरक्षा बलों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला धक्का मुक्की से होता हुआ लाठीचार्ज तक पहुंच गया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हालात इतने बिगड़े कि खट्टर को दौरा कैंसिल करना पड़ा। हालांकि मैं बीजेपी का वर्कर हूं और बीजेपी के साथ रहता हूं, लेकिन उन्होंने कल ये प्रोग्राम कैंसिल रद्द कर देना चाहिए। आज करोड़ों रुपये का यहाँ खर्च हुआ और यहाँ हाथापाई हुई, यहाँ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। जब मामला यहाँ तक पहुँचा तो सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जब आप किसान महापंचायत कर रहे हैं तो वहाँ आने से किसानों को ही रोकने का मतलब क्या है? मतलब साफ है, आपको किसानों से सरोकार ना होकर केवल इवेंट बाजी से मतलब है। याद रखिए, यही हाल रहा तो बिना पुलिस के आपका घर से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। काले कानून वापस लें। इधर किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है और दिल्ली सीमा पर किसान डटे हुए। कल सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन की सुनवाई होनी है। वहीं 9वें दौर की बातचीत का इंतजार है। किसानों की आज एक बार फिर बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बहरहाल सरकार अब तक किसानों को मनाने में नाकाम रही है। गतिरोध जारी है और आज किसानों का गुस्सा करनाल में झड़प और हिंसा तक पहुंच गया। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ जवाहर यादव हैं। वो हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इसके पहले ओएसडी रह चुके हैं हरियाणा सरकार में। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के, गाजियाबाद से लाइव आ रहे हैं हमारे साथ। हम चारों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले करनाल का वो गांव जहां पर यह पंचायत होनी थी, मेरे सहयोगी मंजीत सहगल वहां पर इस वक्त लाइव मौजूद हैं। वहां से आपको सीधी तस्वीरें मंजीत सहगल दिखाएंगे जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने वाला था। मंजीत सहगल,
सरकार के अपने अंदर खाने लोग बता रहे हैं कि सरकार के पास रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। ये बार बार एजेंसियां कह रही थी कि ऐसे समय में यह पंचायत करना उचित नहीं है। फिर क्यों सरकार ने खारिज नहीं किया, प्रोग्राम को कैंसिल नहीं किया? क्या दबाव था? जी बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। सरकार के पास पहले से रिपोर्ट थी कि किसान और यहाँ तक कि इसी गांव के कई किसान इस महापंचायत के खिलाफ थे। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों की संख्या को नजरअंदाज करते हुए यहाँ पर महापंचायत आयोजित करने की जो है कोशिश की गई। आपको दिखाना चाहूंगा, ये नज़ारा कैमला गांव के उसी मंच का है जहां से मुख्यमंत्री खट्टर यहाँ किसान पंचायत को संबोधित करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि उनका हेलीकॉप्टर यहां पर उतर पाता, 500 से 600 की संख्या में किसान मंच तक पहुंच गए और उन्होंने सब चीजों को तहस नहस कर दिया। देख सकते हैं चारों तरफ टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हुई हैं, गमले टूटे हुए हैं, मेज टूटे हुए हैं, शामियाने फाड़ दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और जिस वक्त ये रैनचेकिंग हुई उस वक्त भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी मंच पर पहुंचे वो मंच छोड़कर भाग गए। और कई और नेता भी यहां पर मौजूद थे जिनको अपनी जान बचाने के लिए मंच छोड़ना पड़ा। कमोबेश यही स्थिति साथ ही बनाए गए एक हेलीपैड पे भी थी जहां पर पेवर्स लगाए गए थे। पेवर्स भी प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ दिए। पुलिस ने 7 जगह पर नाके लगाए थे। कई पड़ोसी जिलों से भी पुलिस यहां पर बुलवाई गई थी। जबरदस्त इंतजाम किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे पुलिस की एक भी नहीं चली। पहला बैरिकेड तोड़ा गया, दूसरे बैरिकेड पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में खूब झड़प हुई, आंसू गैस छोड़ी गई ताकि उनको तितर बितर किया जा सके। लेकिन प्रदर्शनकारी इतनी ज्यादा संख्या में थे कि वो गेहूं के खेतों से होते हुए मंच तक पहुंच गए और सारा का सारा कार्यक्रम सरकार को रद्द करना पड़ा। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर इसी मंच के ऊपर मंडराता रहा, लेकिन आखिरकार जब प्रशासन ने देखा कि स्थिति काबू से बाहर हो रही है और प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं, तो इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। रोहित। तो मंजीत, अगर मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा सीट पर हो रहे प्रोग्राम में ना पहुंचने दिया जाए, बता रहे हैं आप जैसा हेलीपैड खोद डाला गया, बता रहे हैं जैसा आपके मुख्यमंत्री का मंच वहां से उन लोगों ने उखाड़ फेंका, क्या हरियाणा सरकार इसे राजनीतिक प्रायोजित कार्यक्रम कह के अपना पल्ला झाड़ पाएगी? मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले हैं और वो इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है रोहित, ये पहली बार नहीं हुआ है। एक दिन पहले ही पंजाब के हरियाणा के डिप्टी विधानसभा स्पीकर की गाड़ी रोकी गई, उस पर पत्थर फेंके गए। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री के काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया था, उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए थे। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बावजूद इसके कोशिश की जा रही है कि इन कानूनों के रुख में हवा बनाई जाए, लेकिन यह कोशिश नाकाम हो रही है क्योंकि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को किसानों का प्रदर्शन और गुस्सा झेलना पड़ रहा है। शुक्रिया मंजीत सहगल फिलहाल जानकारी देने के लिए। मंजीत सहगल करनाल के कैमला गांव से रिपोर्ट दे रहे थे लाइव, जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं उतर पाए क्योंकि विरोध करने वाले किसानों ने मोर्चा वहां पर ले लिया। सीधे सीधे सरकार के खिलाफ मंच उखाड़ फेंका गया। जवाहर यादव हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, ओएसडी रहे खुद हरियाणा सरकार में और हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जवाहर जी, जब सरकार के पास लगातार बार बार यह फीडबैक आ रहा था कि नहीं करना चाहिए, तो क्या मजबूरी थी सरकार को यह कार्यक्रम करना था आज? एक और दूसरा, अगर पंचायत किसानों के लिए थी तो फिर विरोध करने वाले किसान जो बिल का विरोध कर रहे हैं या उसके खिलाफ हैं, उन पर आंसू गैस चलाना, गोले चलाना, लाठियां चलाना, मतलब आपको अपने ही पसंद के किसान चाहिए थे, वहां उनकी पंचायत करा रहे थे आप? नहीं, वो किसान चाहिए थे जो किसान ये कहता था कि 3 कृषि कानून ये क्या है, हम इसको समझना चाहते हैं। जो विरोध करने वाले थे उनकी तो मानसिकता ये है कि उन्होंने तो विरोध करना ही है, परंतु किसानों के बीच सही तथ्य ना चले जाए, इसके लिए किसानों के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्योंकि भारत का किसान
जो सर्जन करता है वो कभी विध्वंस नहीं कर सकता, वो कभी तोड़फोड़ नहीं कर सकता। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें जो शरारती तत्व थे उन्होंने किसानों तक सही बात ना पहुंचे। जो वास्तविक किसान है, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, किसान अपना मत कब बनाएगा? जब वो सरकार का पक्ष भी सुनेगा, विपक्ष का भी सुनेगा। विरोधी लोग लगातार उनको कह रहे हैं, उन्होंने जानना चाहा कि आप हमारे गांव आइए और हमें इस विषय में बताइए। वो लोग वहां सुनना चाहते थे, क्या वहां के किसानों ने इसका विरोध किया? बाहर से आए हुए लोगों ने इसका विरोध किया। यही लोग 2 दिन पहले भी पहुंचे तो गांव के लोगों ने इनका विरोध करके वहां से भगा दिया था। आज हम ये मान के चल रहे थे कि लोकतंत्र में जो अपने आप को तथाकथित किसान नेता कहते हैं, वो उस बात को राय देंगे कि किसान एक फेयर राय बनाए, वो उनकी भी बात सुने और किसान हमारी बात भी सुने। एक तरफ मेरे मित्र जो वल्लभ जी बैठे, इनकी पार्टी कहती है कि संसद में इस पर डिबेट नहीं हुई। हम इस पे डिबेट करना चाहते हैं, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, जिससे वो अपने मत बना सके कि वास्तव में ये हित में है किसानों के लिए या नहीं है। परंतु केवल एक डंडे के जोर पे कुछ लोग निकलेंगे हर बार कि हमने इनको छेड़ा नहीं। आज ये बैठे हैं, जगह जगह धरना देकर बैठे, इनका लोकतंत्र में अधिकार, आप वहां बैठिए। परंतु जो इसको सुनना चाहते हैं, इसके पक्ष में सुनना चाहते हैं, उसके लिए आप डंडों का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आप तोड़फोड़ करेंगे, मुख्यमंत्री को मंच पर नहीं जाने देंगे कि जो बात इनको पसंद है केवल वो सुनी जाएगी। ये इन पर लागू होती है, ना कि हम पर लागू होते हैं। इनकी बात हम लगातार सुन रहे हैं, कृषि मंत्री इनसे लगातार बात कर रहे हैं, इनके डेलीगेशन से। परंतु आज और दूसरा ऐसा नहीं है कि किसान 10 सेकंड और ऐसा नहीं है कि हरियाणा का किसान 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड हरियाणा का किसान अगर हमारे साथ नहीं होता तो योगेंद्र यादव को रोना नहीं पड़ता। उनको रोना पड़ा ट्वीट करके कि देखिए हरियाणा का किसान इस आंदोलन में नहीं आ रहा, राजस्थान का किसान आ रहा है, हम तो इसके मेजबान है। अगर ऐसी स्थिति होती तो योगेंद्र यादव जी ट्विटर पे रोते नहीं कि हरियाणा का किसान गायब है इस आंदोलन से। तो ये तो इनकी दिक्कत है। कुछ लोग गुंडागर्दी के दम पर किसानों को बदनाम करते हुए अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जवाहर जी, आपने प्याज भी खाए, कोड़े भी खाए। मुख्यमंत्री को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हेलीकॉप्टर उतारने का मौका ना मिले, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में राज्य का मुख्यमंत्री प्रोग्राम ना कर पाए, इससे बड़ी एक सरकार की फजीयत हो सकती है क्या? नहीं, इससे ये सरकार की फजीयत नहीं है। वो लोगों को सिलेक्ट करना होगा किसानों को कि जो लोकतंत्र की फजीयत कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को तमाशा बनाना चाहते हैं अपने डंडे के बल के, अपने बल के ऊपर। हमारी सरकार की बड़ी इच्छा है कि चाहे ये किसान के नाम पर कुछ लोग आए थे, वो किसान थे या नहीं थे, वो ये चाहते हैं कि ऐसी चीजें स्थिति पैदा हो कि ये अंतर, क्योंकि इसमें आज अंधृति राय इसमें गई, ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर फिर फोटो लेके घूमेंगे। देखिए भारत के कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। ये स्थिति खराब करके इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं। इस देश का किसान तो चाहता है कि इस पे डिबेट हो। और मैं फिर कह रहा हूं, योगेंद्र यादव जी के रोते हुए आंसू अगर आप उनके ट्विटर पे देख लेंगे तो पता चल जाएगा हरियाणा का किसान कहां खड़ा है। जवाहर जी, ट्विटर तो मैं आपका भी देख रहा हूं, जिसमें आप लिख रहे हैं कि राकेश टिकैत 2024 की तैयारी कर रहे हैं। फिर क्या समझूं मैं? आप ही ने लिखा ना थोड़ी देर पहले इनका वीडियो डालते हुए। ये मैं नहीं कह रहा। हाँ, ये राकेश जी कह रहे हैं कि हमें जल्दी नहीं है, इसका कौन समाधान कर रहा है। और राकेश जी अच्छा आज यहाँ डिबेट में बैठे हैं। मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मुजफ्फरनगर से निकली और वरिष्ठ संवाददाता ने लिखी है, जिसमें राकेश जी ने इन बिलों का पहले स्वागत किया, उसके बाद मुकर गए। तो मैं क्या कर सकता हूं? राकेश जी ऑन एयर बैठे हैं, मैं मेरे शब्द नहीं है, मैं न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, इनके एरिया से निकली हुई कटिंग है। मुजफ्फरनगर से कहा जा रहा है कि राकेश जी इनका स्वागत करें कि वर्षों पुरानी हमारी मांग पूरी हो गई। कृष्ण वल्लभ, जो वल्लभ जी बैठे हैं, गौरव वल्लभ जी, राहुल गांधी जी ने डिबेट पब्लिक डोमेन में है, आज कमलनाथ की डिबेट पब्लिक डोमेन में है। जब ये मुख्यमंत्रियों को लेकर बैठे राहुल गांधी जी सभी के, दीपेंद्र हुड्डा ने खुद कहा कि हमें पेप्सिको चाहिए, हमें सारी मल्टीनेशनल कंपनी चाहिए और हम अंबाला में 2 फुट का आलू उगा कर देंगे उनको। तो ये सब चीजें जिनको थी ये पहले सब करना चाहते थे, वीडियो डालते हुए इनको लगा कि मोदी जी किसानों के लिए इतने आगे बढ़ गए कि इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। असली पीड़ा ये है। जवाहर जी, आपने लिखा है 3:31 पे राकेश टिकैत का वीडियो डालकर, ये किसान के नाम पर राजनीतिक भेड़िए हैं, चिंता मत करो 2024 में भी हारोगे। अगर ये सारी लड़ाई राजनीति की है तो आज का ट्रेलर तो आपके लिए बड़ा चिंताजनक है। फिर जो कुछ हुआ कि अगर मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम ना कर पाए,
अपनी नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये तो स्थिति बड़ी विकट है फिर आपके लिए। नहीं, विकट स्थिति हमारे लिए नहीं है। अगर हमारे, मैं कहता हूं किस राजनीतिक पार्टी में ये इच्छा शक्ति है जो ये कहती है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं और इसके आधार पर हम 2024 का चुनाव लड़ेंगे। हिम्मत है तो लड़के दिखाए, कोई राजनीतिक पार्टी बोले कि हम इसका विरोध करते हैं और इनके हम उसके दम पे चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार आएगी तो इनको बदल देंगे। किसी राजनीतिक पार्टी में अभी तक हिम्मत हुई है? सिर्फ सड़कों पे घूम रहे हैं। ये कहें कि हम तो 2024, जैसे राकेश टिकैत जी ने कहा, मैं इसमें इनको शाबाशी देता हूं। इन्होंने कहा ना कि इनकी लड़ाई 2024 की है, तो इन्होंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया कि ये राजनीतिक एजेंडा है, इसमें किसान कुछ नहीं है। 2024 में वो राजनीतिक ताकत बनना चाहते हैं। हमने इनका स्वागत कर लिया और हमने इनका चेहरा दिखा दिया। परंतु जो कांग्रेस चाहती है, मेरे तो कांग्रेसी एक ही राजनीतिक मित्र इसमें बैठे हैं, उनसे मैं चाहता हूं वो ये कहे कि इस लड़ाई को लोगों तक लेकर जाएंगे और 2024 में के आधार पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, अभी पूछ लेता हूं गौरव वल्लभ से भी, लेकिन उसके पहले, क्योंकि आपने सीधे सीधे राकेश टिकैत का वीडियो डाल के लिखा कि ये किसान के नाम पर राजनीतिक भेड़िए हैं, चिंता मत करो 2024 में भी हारोगे। और इत्तेफाक से वीडियो आज तक के संवाददाता से बातचीत का ही है राकेश टिकैत, जिसमें आपने कहा है कि सुलह उलह नहीं होगी अब, ठीक है 2024 तक चला लेंगे, 2024 तक चलेगा तो देख लेंगे, 2024 में होगा फैसला। क्या वाकई आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी स्थापना के लिए, ना कि किसान की बेहतरी, जैसा ही आरोप लगा रहे हैं आप पर? सुन लो, मैंने ये कहा, एक तो पूरी सरकार के पास में एक हिंदुस्तान पेपर की एक कटिंग ले रहे, उसकी सारी कटिंग को नहीं पढ़ते ये। मैंने ये कहा था मुजफ्फरनगर में जब ये बिल आए, मैं कहा भाई हमको भी प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, हमको भी उससे जोड़ दो, हम भी सरकार का धन्यवाद कर देंगे। तो जो धन्यवाद शब्द था वो था डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए कि हमारे गन्ने का भुगतान 2-2 साल में होता है, किसान गन्ने का भुगतान जब मिल में गन्ना डाल लें और जब तक वो अपने घर पहुंचे, कैंपेन के माध्यम से डिजिटल इंडिया कैंपेन है प्रधानमंत्री का, पायलट प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से किसान के घर तक वो पहुंच जाए, हम भी सरकार का धन्यवाद कर देंगे। मैंने ये कहा था अगर पूरा पेपर पढ़ लोगे तो वो इनके पास में कोई दस्तावेज नहीं मिला, पूरे बीजेपी के प्रवक्ता उसको लेकर फिर रहे। और दूसरी चीज मैं करेक्ट ये कर देता हूं कि हमारी बीजेपी से लड़ाई नहीं है, न मेरी कांग्रेस से है हमारी किसानों की। भाई बीजेपी के लोग तो हमारे पास में भी आते हैं, वे सामान भी भिजवा रहे, यहाँ पे कंबल भी भिजवा रहे, सारी चीज भिजवा रहे, उनसे थोड़ा हमारी बहस है, ना उनसे कोई वो है। और जहां तक चलो 2024 की हमने कहा है उसे 1 साल और घटा लेंगे, 23 तक कर लेते हैं, आज के बाद में 23 लग जाएंगे कहने, और कम कहते हो 22 का कह लगेंगे। अगर हमने 22 का कहेंगे तो आप कहोगे जी आपने उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़ दिया। हम तो ये कहें कि आप अपना राज करो, हमें ना इलेक्शन लड़ना और ना किसानों की पॉलिटिकल पार्टी से कोई लाभ और हानि होगा, किसानों की जीत होगी आंदोलन करने से। आप हमारे जो 3 बिल है ये वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, आप अपना राज करो, किसान अपना खेती करे, हमारी आपकी कहीं की लड़ाई भाई। हमारे लिए तो बीजेपी भी ऐसी है और कांग्रेस भी ऐसी है, हमारी लड़ाई है सरकारों की पॉलिसी से। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा मेरे पास, ठीक है, ये मामला बिल्कुल संज्ञान में जब मामला अदालत में ले लो और अपना काम करो भाई, होनी है, सरकार को भी आराम मिलेगा। आज सीएम के प्रोग्राम में जाके ये हंगामा करने का मतलब क्या है? अगर आपका विरोध नहीं है किसी से, तो फिर ये पत्थरबाजी, ये कुर्सी तोड़ना, ये मंच उखाड़ देना, हेलीपैड खोद देना, ये सब क्यों हो रहा है? आप तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और आप कर भी रहे हो 45 दिन से। भाई जिस चीज पे देखो है शांतिपूर्ण कर रहे, मतलब मुख्यमंत्री कोई कागज लेकर अपने जाने हैं किसान को पढ़ाने, मतलब देश में आंदोलन चल रहा है, कई लाख आदमी दिल्ली के चारों तरफ को है, मुख्यमंत्री गांव में जाकर प्रोग्राम करेंगे और वो अपना हेलीकॉप्टर तार के दिखाना चाह रहे हैं कि मैं किसानों के बीच में गया, अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। अरे और काम है भाई, चंडीगढ़ में बैठ के काम कर लो जब तक रोड़ा रुका है। ये चाह के हमारा कोई डले मारे और हम फिर जनता को कहें, सरकार को, कि देखो जी सरकार को किसान डले मार रहे, ये अपने आप जाते हैं डड़ू के बीच में। भाई क्यों जाते हो ऐसी जगह? कोई जरूरी किसी हकीम ने बता तुम्हें प्रोग्राम करना भी इसी टाइम, मतलब आप ये कह रहे हैं कि और किसान के मुख्यमंत्रियों को जाके किसानों को ये बताना भी नहीं चाहिए कि वो क्यों इन बिल को लागू करवाना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि उनको बताना भी नहीं चाहिए? मतलब मुख्यमंत्री बताएंगे, कोई और काम नहीं रहा मुख्यमंत्री को,
यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ पर मंच देंगे और यहाँ पर बताओ किसान बैठे हुए मंच देंगे, उसमें आ जाएंगे सब लोग, बताए ना कि इसमें क्या क्या है। ये तो चारों तरफ को जनता बैठी है ना, अलग प्रोग्राम क्यों करो भाई, इसी में आ जाओ। देखो इनको आराम जब मिलेगा सरकार को, इन बिलों को वापसी ले ले, जानते हैं ये आराम से ले लेंगे, अच्छे से जानते हैं अभी ले ले। अगर सरकारें राज्यों की अलग अलग कोई प्रोग्राम बनाती हैं और वो जाके अपने लोगों के बीच में बताना चाहती हैं, तो आप क्या उनको रोक देंगे कि नहीं आप वहां जाके नहीं बताओ, जहां हम चाह रहे हैं वहीं बताओ? ना, हम कहाँ रोक रहे, नहीं तो बता लो ना, क्यों नहीं बताया? इनके पास तो सारे हथियार है, वो करे इन्होंने, चलवाओ गोली उन पे, बताओ। मतलब वैचारिक क्रांति को आप गोली से दबाना चाहोगे क्या? मतलब गोली से मारोगे कि यह जबान बोल लो भाई, जितना पुलिस प्रशासन काम कर रहा है पूरे प्रदेशों का, घरों घरों में जाकर रोक रहे हैं कि किसान वहां नहीं जाना चाहिए, सबके जो उसके कोई काम धंधे है वे सब बंद लग रहे करने, उनके सब चिट्ठा पत्रे लग रहे काटन, गन्ने का रेट 0 लिखा हुआ आ रहा। भाई क्या करोगे? ये वैचारिक क्रांति है, या विचार सर बातचीत से रुकेगी, या बंदूक सर उससे नहीं रुकेगी। शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री को कि उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां पे किसानों ने विरोध। राकेश जी, हाँ राकेश जी, पिछले 45 दिन में कम से कम 30-32 बार हुआ होगा, आप और हम यहां बैठ के बात करते रहे होंगे, कम से कम 10 बार आप जाके, आपके लोग जाके सरकार से बातचीत कराए हैं, मंत्रियों से मिलाए हैं। कहीं सरकार ने उस मीटिंग में या टीवी पर किसी ने आपसे कहा बैठ के कि हम गोली चला देंगे किसानों पे? जब दोनों तरफ से बात यही हो रही है कि बातचीत से हल निकाल लेंगे ना, तो बार बार आप ये गोली चलाने का जिक्र क्यों ले आते हैं कि गोली चला दो, गोली चला दो? गोली क्यों नहीं चला देते? गोली चला के हटा दो। चलाए ना, अरे हरियाणा सरकार राजस्थान से किसान आ रहे, वे हाईवे पर कुछ जाने लग रहे, उनके ऊपर आप टियास गैस का इस्तेमाल करोगे चलते हुए लोगों के ऊपर, वे कोई रास्ता जाम कर रहे। मतलब रिवाड़ी के अंदर क्या हुआ? अगर ये पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग अंबाला से आ रहे थे जब पिछली बार 26 तारीख में, तो क्या हुआ भाई? सड़क खोदी, एनएच को खोदने का किसने राइट दे दिया? कोई वहां पे पाइपलाइन डालनी थी, एनएच को खोदा गया। हरियाणा सरकार से तो कोई लड़ाई थी नहीं, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के हमारे इशू है। हरियाणा क्यों बीच में आ रहा? क्यों उत्तर प्रदेश बीच में आ रहा? क्यों आते हो बीच में? अभी दिल्ली पुलिस रोकेगी, हम वहां रुक जाएंगे, रुके हैं ना, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, ढासा बॉर्डर पे, सब जगह दिल्ली पुलिस ने रोक रखे, उत्तर प्रदेश वाले बॉर्डर पे, तो हम वहां रुक के हम बैठे, उन्होंने भी टेंट गाड़ दिए, हमने भी टेंट गाड़ दिए। दिल्ली सरकार से बात चल रही, भारत सरकार से कोई बातचीत होगी अपना चले जाएंगे, और नहीं तो अपना चलने दो। ये बीच में ये स्टेट क्यों पंगा ले रही? ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारत सरकार के सबसे ज्यादा वफादार हम हैं, ये क्यों लेना चाहती है पंगाबाजी? भाई केंद्र के मंत्री होंगे, वे आए। जवाहर यादव उनकी बात का जवाब दीजिए, फिर गौरव वल्लभ और कृष्णवीर चौधरी को लाते। ठीक है, जवाहर यादव उनकी बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हमारा राजनीतिक मसला नहीं है, हमारे यहाँ तो बीजेपी के नेता भी कंबल भेज रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत जी से भारतीय जनता पार्टी की भी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी किसान नेता से लड़ाई नहीं है, परंतु आज कौन से हरियाणा सरकार गई थी किसानों के सिंधु बॉर्डर पे या कहीं रोकने के लिए? आज जो किसान के नाम पे भेड़िया है, और इसमें मैं नाम कोट करके कहता हूं, गुरनाम सिंह चडूनी, उस व्यक्ति की मैं भाषा बताता हूं, अपने आप को कहता किसान है, धंधा करता है आड़ती का, और भाषा होती है गुंडे वाली। मैं कोट करके कह रहा हूं, उस व्यक्ति के कराया है। इसमें मैं राकेश टिकैत जी को दोष नहीं देता, कराने वाला व्यक्ति का नाम कोट करके बता रहा हूं। और दिक्कत क्या, भी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कल की स्टेटमेंट है कि मेरे समय में किसान आंदोलन क्यों नहीं होते थे, तो बताना चाहिए गुरनाम सिंह चडूनी जी को, जब 2 रुपए के 5 रुपए के किसानों को चेक मिलते थे मुआवजे के, उस समय किसान आंदोलन क्यों नहीं होते थे? इनके समय में अधिकतम किसानों को मुआवजा 6,000 रुपए मिलता था। स्वामीनाथन ने 10,000 के लिए कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12,000 दे रहे हैं, फिर भी आंदोलन क्यों करता है गुरनाम सिंह चडूनी? यह देखना चाहिए कि वो किसका एजेंट है। 2 रुपए लेके किसान कैसे खुश हो सकता है? आज 12,000 रुपए लेके खुश नहीं है। हमारे यहाँ बाजरा कभी नहीं खरीदा जाता था एमएसपी पर,
आज राजस्थान में 1100-1200 रुपए में बिक रहा है, हम 2150 रुपए में खरीद रहे हैं, फिर भी किसान आंदोलन है। तो ये किसान समझता है, इसलिए योगेंद्र यादव रो रहे हैं कि हरियाणा का किसान क्यों नहीं शामिल हो रहा है इसमें। इसलिए गुरनाम सिंह चनूनी जी का दर्द यही है कि किसी भी तरह गुंडागर्दी के दम पे किसान जो समझना चाहते हैं उनको समझने ना दें, जो राजनीतिक पार्टी के लोग अपने बात रखना चाहते हैं वो किसी कीमत पर रखने ना दें। आप डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पे हमला करोगे, ये कहोगे कि इसको जाति से बाहर कर दिया, उसके गांव पे प्रतिबंध लगा दिया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि लोकतंत्र में राजनीतिक विचार अपने रखने चाहिए, तो क्या ये हमारा हक नहीं है क्या? लोग हमें नकार दे, हमें समझ में आएगा। 2024 में लोग क्या करेंगे कि हम ठीक है या गलत है। ओके गौरव वल्लभ, क्विक कमेंट आपसे। आपने दोनों की बातें सुनी है, राकेश टिकैत की भी और बीजेपी की हरियाणा की सरकार के तर्क भी सुने हैं। और एक बड़ा आरोप लगातार आपके ऊपर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए किसानों को भड़का रही। वाकई ऐसा है क्या? भड़का रहे हैं? देखिए, मैं उनके तर्कों का सिलसिलेवार उत्तर दे देता हूं। उन्होंने कहा 2024 में क्या कांग्रेस इनको हटाएगी? साहेब, 2024 नहीं, हिंदुस्तान के 64 करोड़ अन्नदाता अभी ही इनको हटवाएंगे। और अगर आपने नहीं हटवाए तो 24 में पहला काम इन 3 काले कानूनों को हटाने का हम करेंगे। नंबर 1, तो आपको क्लैरिटी में दे दूं। नंबर 2, आपने कहा कि कोई रो रहा है। अरे साहब, 64 करोड़ किसान रो रहे हैं 46 दिन से। लाखों किसान बैठे हैं, 60 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, पर बीजेपी का कोई व्यक्ति ने संवेदना तक व्यक्त नहीं करी। इन्होंने कहा कि हम पंचायत कर रहे हैं। आप बताइए रोहित जी, आज तक भी पंचायत करता है? मैं भी एक बार उसमें गया था। आप सभी पक्ष विपक्ष सब न्यूट्रल विशेषज्ञ सबको बुलाते हो ना। यहाँ पे अगर कोई किसान जो इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है, उनको इन पंचायत में जाने से क्यों रोका जा रहा है? तो ये पंचायत नहीं हुई है, इसको आप पंचायत नहीं कह सकते। फिर इन्होंने कहा कि मैं नाम लेके बोलता हूं कि उन्होंने ये कर दिया। साहब, हरियाणा में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, करो ना कानूनी कार्रवाई। जब आपके पास नाम है तो आप मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बताते? इतिहास में मैंने एक पहला मुख्यमंत्री देखा है जो अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 1.25 साल के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जा पा रहा। देखिए, अपना घमंड, अपना अहंकार को त्यागिए, इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए और किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। और बार बार सरकार बोलती है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। मुझे ये बताओ रोहित जी, कानून किसने बनाए? सरकार ने। सरकार को किसने चुना? किसानों ने। क्या किसानों ने सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं चुना ना, सरकार को चुना। उस सरकार को जिसने आधी रात में, जब कोरोना के मध्यकाल में, इन 3 काले कानूनों को किसानों पर थोप दिया। सुप्रीम कोर्ट क्यों चले जाए साहब? आप अपनी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रहे हो? कानून बनाते हो आप, संसद में आप बिना वोटिंग के पारित कराते हो आप अनडेमोक्रेटिकली, और किसानों को बोलते हो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, ना तो थकेंगे, ना हारेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। हम और हिंदुस्तान के 64 करोड़ किसान अपना अधिकार वापस लेंगे। और अंत में एक बात कहूंगा रोहित जी, कल राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, एक लाइन और बोल दूं फिर आपका सवाल सुनूंगा। महामंत्री ने बोला कि साहब ये तो मुर्गे चिकन खाने के लिए किसान वहां बैठे हैं। किसी एक व्यक्ति ने भी उसकी निंदा करी क्या? रोहित जी, मुर्गे चिकन खाने के लिए 60 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी बॉर्डर के ऊपर। मुर्गे चिकन नहीं खा रहे साहब, वो जहर खा रहे, जहर खा के अपनी जान दे रहे हैं कि ताकि सरकार जागे, इस अहंकार से जागे, इस भाव से जागे कि उनको सब कुछ पता है। 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। जी गौरव जी, रोहित जी, गौरव जी, एक तो आप पूरे अधिकार के साथ 64 करोड़ 64 करोड़ 64 करोड़ 4 बार बोले जी। मुझे नहीं पता आपने ये कैसे तय किया कि सभी 64 करोड़ किसान वो सारे ही इन बिलों के खिलाफ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान संगठन भी हैं जो सरकार से मिल रहे हैं और मिलने के बाद कह रहे हैं कि नहीं, हम इन बिलों से खुश हैं, हम इन पर कोई आपत्ति नहीं है और हम इससे सहमत हैं। पहली चीज, आपने खुद तय कर लिया कि वो किसान नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, तो आप तो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं इन सब में, मेरे को लगता है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए होता है सर जब 2 पक्षों के बीच में कोई गतिरोध आ जाए, जहां हल ना दिख रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाजा खुला हुआ। अब एक बात बताइए, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कोई? और जब मामला आ चुका है अदालत में। जी, सरकार को किसने चुना रोहित जी? इन किसानों ने चुना, हमने, आपने, हम सब ने चुना।
और उस सरकार ने ये काले कानून बनाए। अब आप बताइए रोहित जी, कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है कि उसको बोलता है मेरे को कुछ नहीं पता, आप तो जो जाए वहां देख ली। अरे साहब, बीमारी आपने दी है तो इसका इलाज आप ही को करना पड़ेगा ना। और कौन सा किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट गया? लेकिन गौरव जी, सरकार ने कब कहा रोहित जी 10 सेकंड सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले? कृषि मंत्री जब बातचीत के बाद बाहर निकले, जब आखिरी बातचीत हुई है 1.5 दिन पहले, उस वक्त उनसे सवाल पूछा गया, क्या इस मीटिंग में आपने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला कर लो, फिर सुप्रीम कोर्ट कर देगा फैसला? तो कृषि मंत्री ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये तो समस्या है। कृषि मंत्री कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और हर 8 राउंड की मीटिंग हुई। रोहित जी, मुझे एक बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर्दी का मौसम है, तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री चल रहा है, बारिश हो रही है, ये 7-7 दिन बाद मीटिंग हो रही है। अरे सुबह शाम मीटिंग करो अगर आपको हल निकालना है। आपको हल नहीं निकालना, आप सोच रहे हो इनको। अरे जो पूछा गया उसका उत्तर दो ना। पूछा यह गया था कि कृषि मंत्री ने कब कहा? ना रुकेंगे। गौरव जी, रोहित जी 10 सेकंड जी यहाँ बैठे हैं। रोहित जी 10 सेकंड चाहिए। कहा कि इन 46 दिन में 30 से 32 बार ये हमारे ही साथ यहाँ बैठकर गए हैं, और हर बार टिकैत जी ने एक बात पहले कही है, मीटिंग बाद में शुरू हुई है, कि कानून वापस होने चाहिए। जब ये लड़ाई माईवे और हाईवे की है, जवाहर यादव, जब लड़ाई माईवे और हाईवे की है, तो फिर 8 दौर की क्या, और 10 दौर की क्या, और 15 दौर की बातचीत क्या, और 7 दिन बाद क्या, और 7-7 घंटे के बाद क्या? रोहित जी, मेरा एक सवाल है, ये माईवे और हाईवे मैं इसका उत्तर देता हूँ, इसका उत्तर देता हूँ। गौरव जी मुझसे पूछा गया है, गौरव जी मुझसे पूछा गया है, एक मिनट गौरव जी, गौरव जी मुझसे पूछा गया, मुझसे पूछा गया मेरा सवाल। गौरव जी, गौरव जी मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरा सवाल। गौरव जी, माईवे और हाईवे का सवाल, माईवे और हाईवे का सवाल उसी व्यक्ति की तरफ था जो सरकार का पक्ष रख रहा है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में स्पष्ट है कि ये सरकार की तरफ भी है, कि आप भी क्यों नहीं पहले कानून को ठंडे बस्ते में डाल लेते और उसके बाद एक कमेटी बनाने की बात करते, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार। जवाहर यादव बोलिए अपनी बात, जवाहर यादव बोलिए, फिर राकेश टिकैत और कृष्णवीर चौधरी आ रहे हैं, बोलिए। देखिए रोहित जी, रोहित जी मैं आपके पर्सन से आऊंगा, उससे पहले पर्सन क्या, आज मेरे मित्र चिल्ला रहे हैं कैप्टन अमरिंदर की सरकार और बादल की सरकार के मिलाए हुए दोनों कांग्रेस में, तो पंजाब में तो ये नियम पहले से लागू थे। और आप जो किसान चिल्ला रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर की सरकार और राजस्थान में गहलोत की सरकार, क्यों वहां का किसान हरियाणा में आके अपनी फसल बेचना चाहता है, बाजरा जो राजस्थान का है? क्योंकि आप केवल 2 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं। जो योगेंद्र यादव का दर्द वो ये था कि हरियाणा में यहां 9 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है, यहां का किसान सड़कों पर निकलेगा कैसे? तो आप मुद्दे को भटकाइए मत, आप यहां अनाउंस कीजिए कि भाजपा की सरकार जो करेगी करेगी, परंतु आपके राज्यों में हर फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। दीजिए गारंटी आप। हमारे यहां 2 फसलें खरीदी जाती है एमएसपी पर, जब बाकी 7 फसलें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी की सरकार खुद खरीदती है। जब ये हम कर सकते हैं तो आप कीजिए, आप बनिए किसान हितैषी। केवल नोटंकी करने से काम नहीं चलेगा। आज आपको यहां अनाउंस करना चाहिए कि भाजपा करे या ना करे, परंतु कांग्रेस आज अनाउंस करती है कि कांग्रेस शासित सभी राज्यों में सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी। क्यों आप केंद्र की तरफ देखते हैं जब हम नहीं देखते? जब हम बाजरा 2100 में खरीद रहे हैं, हम मूंग भी खरीद रहे हैं, हम गन्ने का सबसे ज्यादा पैसा देते हैं पूरे देश में, तो आपको भी करके दिखाना होगा। ये किंतु परंतु देश के किसान जानते हैं आपकी बातों में आने वाला नहीं है। आपसे पूछा कुछ जाता है, आप सर्दी का टेम्परेचर गिनाने लगते हैं। जवाहर जी, मैं एक सवाल ला रहा हूं बीच में, ठीक है? मैं बीच में एक सवाल ला रहा हूं। मेरा सवाल कृष्णवीर चौधरी से है। कृष्णवीर चौधरी जी, आप भी रोज आते हैं चर्चा में, आप भी रोज कह रहे हैं कि साहब इन बिलों का फायदा भी है और जो नुकसान है वो हमने सरकार के सामने रख दिया है। तो क्या लड़ाई इस बात की है कि किस राज्य में किस फसल पे एमएसपी मिल रहा है और किस पे नहीं मिल रहा? क्या लड़ाई इस बात की है कि कांग्रेस की सरकारें कैसे दे रही हैं और बीजेपी की सरकारें कैसे दे रही हैं? या लड़ाई इस बात की है कि साहब अब हम अपनी अड़ी पे हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो सरकार, दोनों तरफ से लड़ाई ईगो की तो नहीं होगी कहीं कि नहीं हटते पीछे, जाओ कर लो जो करना। देखिए रोहित जी, अभी गौरव बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहा था, बच्चा है मेरे सामने। मैं एक बात पूछता हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के टाइम पे कितने लंबे समय तक किसान सड़कों पर पड़ा रहा, किसी ने बात नहीं की। और वर्तमान समय में देख रहे हैं
पूरा देश देख रहा है कि चर्चा हर बिंदु पर सरकार करने के लिए तैयार है, कमी हो दूर करने के लिए तैयार है, चर्चा से ही समाधान होता है। अरे आपने तो चर्चा तो दूर है, आपने तो मिलने तक से टाइम नहीं दिया किसी ने। और तीसरी बात पे आता हूं, अगर ये कानून काले थे तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? शर्म आनी चाहिए। कल क्या करते थे और आज क्या कहते हो? पता है कैसे कक्का, पता है तुमको? तुम थे सरकार में, फूड कूपन लाने की बात कर रहे थे मनमोहन सिंह जी, तो जिसमें हमने रुकवाया कि नहीं ये देश के किसानों के खिलाफ है, एमएसपी को नुकसान होगा। 2013 में जब डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग में आनंद शर्मा जब सब्सिडी को सरेंडर का दबाव हो रहा था, तब सारे लोगों ने विरोध करके कहा नहीं, हिंदुस्तान में सब्सिडी के बिना नहीं रह सकते। और वो 3 साल के लिए पीस क्लॉज लेके आए थे, 16 में खत्म करने का वायदा कराए थे। तुम बोलते किस मुंह से हो? मेरी शर्म आती है। अरे शरद पवार जी ने 3 बार कहा एमएसपी के लिए नहीं, शरद पवार जी ने एपीएमसी को खोलने के लिए बात करी, आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रिपील करने की बात कही। आप ये नहीं कह सकते काले कानून थे। पिछले 20 सालों से ज्यादा से तमाम बैठकों के अंदर बार बार बाजार खोलने का निवेदन होता रहा और बार बार बाजार खोलने की बात। स्वामीनाथन कमीशन के अंदर 2005 में 4 बार बैठकें आयोजित हुई, सारे देश से किसान संगठनों को बुलाया गया और ये बात करी गई कि किसानों को कैसे बचाया जाए। और ये योगेंद्र यादव जो सोनिया गांधी के एनएससी में मेंबर था और ये कहता था कि एपीएमसी को तुरंत बदला जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाए, आज क्या बोलते हो? ट्वीट करते थे, आर्टिकल लिखते थे कि बिचौलिए लूट रहे हैं, 7,000 करोड़ की डकैती पड़ रही है। अरे हो क्या गया तुमको? कल क्या कहते थे, आज क्या कहते हो? अपने गिरवान में झांक के देखिए। आदमी को अपनी बात पे अडिग रहना चाहिए, ये तरीका नहीं है। किसानों से कितना झूठ बोलना चाहते हो, कितना धोखा देना चाहते हो। मेरा एक कहना रोहित जी, इस देश के किसानों को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलने के लिए बाजार खोलने की हम लोग बराबर मांग इसलिए कर रहे हैं। स्वामीनाथन जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया देश के किसानों को आर्थिक रूप से जिंदा करने के लिए। अगर ये नीतियां इतनी अच्छी थी, गौरव शर्म करो। किसान कर्जे में दबा रहा, किसान आत्महत्या करता रहा, तुमको शर्म आनी चाहिए। 2006 में जो रिपोर्ट हम लोगों ने मेहनत करके बनवाई थी, वो 8 साल तक रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। कहने में मुझे शर्म आती है कि मैं कल तक आपके यहां थिंक टैंक कहा जाता था, आपने एक नहीं सुना कांग्रेस के उन लोगों ने। लेकिन शरद पवार जी को हमने बार बार कहा कि इसको लागू करवाइए। भूपेंद्र हुड्डा जी से बात होती रही, कहा कमेटी में कहा गया कि नहीं बाजार खोलना जरूरी है, इसलिए किसान को बचाना जरूरी है, बहुत लूट हो चुकी है। मेरे ऊपर ये भूपेंद्र हुड्डा जी विरोध कर रहे हैं सर, चाहते हो? अब तो भूपेंद्र हुड्डा जी विरोध कर रहे हैं ना चौधरी जी। कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियों पर है, तुमसे क्या बात करूं? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने एमएसपी पे बाजरा खरीदवाया राजस्थान में। अरे हरियाणा में तो पिछली सरकार में सब्जी तक की प्रोक्योरमेंट करवाने के लिए हमने निवेदन किया था। हम तो आग्रह कर सकते हैं ना सरकारों से, लेकिन एक बात चौधरी जी गौरव जवाब देने आपकी बात जितना काफी लताड़ दिया उनको, उनको जवाब देने का मौका तो दीजिए कम से कम। उन पापों का परिणाम छोटे हैं, आपने खुद ही स्वीकार किया इस बात को। कितना झूठ बोलोगे? और एक बात है, हमारी एमएसपी का निवेदन है, देश के 92% से ज्यादा किसानों को आज तक एमएसपी का लाभ नहीं मिला। एक ही मांग है इस देश के किसानों की, सिर्फ एक मांग है, सिर्फ एक मांग है कि देश के किसानों को एमएसपी का लाभ मिल जाए, जिससे वो भी कर्जे से बाहर आ जाए, वो भी अपने बच्चों को पाल सके। अरे राजनीति किसानों के ऊपर मत करो, लानत है तुमको, शर्म आती है मुझे कहते हुए। 30 साल तुम्हारे साथ। चौधरी जी आपने बहुत सारी बातें सुना दी गौरव वल्लभ को, उनको एक बार जवाब देने का मौका तो दीजिए कम से कम। बोले गौरव वल्लभ जवाब दीजिए, फिर राकेश टिकैत से पूछूंगा जो सवाल इनसे पूछा था। क्या लड़ाई ईगो की हो गई? गौरव वल्लभ बोलिए पहले फटाफट। रोहित जी जवाब दे दीजिए। रोहित जी चौधरी साहब ने कहा मैं बच्चा हूं, आप तो चच्चा हो ना। तो चच्चा जी आप मुझे ये बताइए कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्यों कहा कि स्वामीनाथन कमीशन की हम लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा शपथ पत्र देके। शर्म आती है मुझे उन किसानों को,
और उनको किसान कहने में, जो आज यहाँ आके कहते हैं हमारी सरकार की उपलब्धि ये थी माननीय कि 4.2% एग्रीकल्चर ग्रोथ थी, जो आज 3.1% हो गई। 2018-19 में पहली बार पिछले 14 साल में किसानों की आमदनी न्यूनतम रही। ये वो सरकार है जिसने 25 रुपए प्रति लीटर पिछले 6 साल में डीजल के दाम बढ़ा दिए। शर्म आती है मुझे उस व्यक्ति को किसान कहने में जो जीएसटी लगवा रहा है किसानों के पदार्थों पे, पेस्टिसाइड्स पर, और यहाँ आके किसानी की बात करता है। शर्म आती है मुझे उस चच्चा पे जो आज अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यहाँ के राजस्थान में क्या खरीदते हो, मैं इस पर बताएं। प्रधानमंत्री जी का आप विरोध करते हो जब उन्होंने कौन सा जीएसटी? अरे किसकी जीएसटी की बात कर रहे हो? तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम इतना झूठ बोलते हो सारा दिन। कौन जीएसटी की बात कर रहा है? हमने एमएसपी की बात करी है। तुम तो एमएसपी भी नहीं देते, तुम तो खरीद भी नहीं कराते, सारा दिन झूठ बोलते हो। तुम हो किसान, तुमने किसानों को मारा है। झगड़ा नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, झगड़ा नहीं करें, झगड़ा नहीं करें। जो भी बात हो, जो भी चर्चा हो, सम्मान की सीमा रेखा के इधर ही हो, उसके उस पार ना जाए। चच्चा और बच्चा ठीक है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में वो सीमा रेखा ना लांगी जाए, झगड़े की स्थिति में ना आ जाए। दूसरी बात, ये सवाल जस का तस रह गया कि क्या लड़ाई अहंकार की लड़ाई बन गई है, और क्या अहंकार की लड़ाई है तो क्या वो देश के हित में है? 46 दिन से किसान बॉर्डर पर बैठे हुए, सर्दी बरसात इस मौसम के बावजूद डटे हुए हैं, और सरकार हर बार बातचीत के लिए बुला रही है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है।